हेलो फ्रेंड, अब हम इसी लेसन के अंतर्गत बात करते हैं क्रिस्टलीय जालक की। 2 नंबर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसके बारे में हम घनीय जालक के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड देख लेते हैं क्रिस्टलीय जालक क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड जो हल्के हल्के ये पॉइंट दिख रहे हैं इन्हें हम मान लेते हैं जाल। और क्रिस्टल में परस्पर ये संरचना होती है कि वे अपने मध्य अणुओं के मध्य स्थिर वैद्युत वाहक बल लगाकर एक जाल बना लेते हैं, जिन्हें हम लोग क्रिस्टल जालक कहते हैं। और ये जो जाल होते हैं वो किस में बनते हैं फ्रेंड? क्रिस्टल में, और इसलिए इन्हें क्रिस्टल जालक कहते हैं। ओके। उसके बाद में क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय संरचना में व्यवस्थित होते हैं। अवयवी कणों की इस त्रिविम व्यवस्था को क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय जालक या क्रिस्टल जालक। उसके बाद में फ्रेंड में जालक बिंदु कहते हैं, ये पॉइंट है, इन्हें कहते हैं जालक बिंदु। समझ लीजिए जालक बिंदु क्या होते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, थ्योरी में पूछा जा सकता है, आपसे टिप्पणी में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड कतई मिस ना करें इसको। देखिए क्रिस्टलीय जालक में अवयवी कणों को जिन बिंदुओं द्वारा दर्शाया या प्रदर्शित किया जाता है, जैसे इस बिंदु द्वारा हमने दर्शा दिया, तो जिस बिंदु द्वारा प्रदर्शित या दर्शाया जाता है वह उस जालक का जालक बिंदु कहलाता है। क्या पॉइंट क्लियर? बहुत ही सिंपल परिभाषा है, रटना नहीं है, केवल समझ लीजिए। उसके बाद में आप देख लीजिए एकक कोष्ठक या इकाई से, मोस्ट इंपोर्टेंट परिभाषा है, बहुत आती है। क्रिस्टलीय जालक का वह छोटे से छोटा भाग जो संपूर्ण क्रिस्टल को प्रदर्शित करता है, इसलिए इकाई से या एकक कोष्ठक कहलाता है। इसको 7 भागों में बांटा गया है। हम 7 भागों के बारे में जानेंगे कि उनकी क्वालिफिकेशन क्या है। तो इनको 7 भागों में बांटा गया है। पहला घनीय, दूसरा चतुष्कोणीय, तीसरा समचतुर्भुज, चौथा एकांताच, पांचवा त्रिंताच, छठवां षटकोणीय, सातवां विषमताच। फ्रेंड ये जो लेसन है ये आपका अपने में 3 नंबर कवर करेगा। कितना नंबर? बोर्ड के पेपरों में, यानी यूपी बोर्ड के पेपरों में ये जो नंबर होगा आपका 3 नंबर कवर करेगा। तो फ्रेंड 3 नंबर कवर करने के लिए हमें इस लेसन को पढ़ना होगा, समझना होगा। और इस लेसन में ही बहुत सी अपनी खूबियां हैं, बहुत से ही अपने नियम हैं। और कुछ क्वेश्चन ये कहते हैं कि भैया हमें उठा लो, हम पेपर में पक्का आएंगे। तो फ्रेंड इसमें हमें कवर करना है। अगर हम यहाँ पर 80% कवर करके स्कोर करके गए तो वहाँ पर स्टोरेज होकर जब पेपर देने जाएंगे तो 70% रह जाएगा। क्यों ना क्यों हम यहाँ पर 90% की या 100% की तैयारी करें, अच्छे से 95% की तैयारी करें, तो 80% जाके हम लोग वहाँ पर लिख पाएंगे। ये फैक्ट है। ओके। तो फ्रेंड ये परिभाषाएं हैं, आप इसे नोट कर सकते हैं। और अगर कोई भी समस्या केमिस्ट्री में आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं कि क्या है। तो अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। और यूपी बोर्ड, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट वाले बच्चों के पास ज़रूर ये वीडियो शेयर करें ताकि वो समझ पाएँ कि क्या क्या चल रहा है। और कुछ समस्या आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। हेलो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो 7 क्रिस्टल निकाय हैं उनको जो मतलब एकक कोष्ठ का इकाई सेल है उसको 7 पार्ट यानी 7 भागों में बांटा गया है। तो आइए जानते हैं वो 7 पार्ट कौन कौन से हैं। फ्रेंड 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन हमेशा इससे पुटअप होता आया है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की केमिस्ट्री की मैं बात करूं तो फ्रेंड कोई हलवा नहीं है, पूरा हलवा हैवी और हलवा हैवी नहीं, क्योंकि अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए बाएं हाथ का खेल है। सबसे पहले हम घनीय जालक की बात करते हैं। घनीय जालक में फलकों की संख्या वो अलग से बताएंगे कि 1/3 हो जाता है। फिर उसके बाद में 3 कट जाता है तो अंता केंद्रित में 1 फलक निकलता है, फिर 2 एडजस्ट हो जाते हैं। वो बात की बात है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्रिस्टल निकाय देखते हैं, फिर उसके बाद में अक्षीय लक्षण, फिर अक्षीय कोण, फिर उदाहरण। मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड ये उदाहरण। तो देखते हैं क्रिस्टल में जो घनीय होता है उसकी जो भुजाएं होती हैं, यानी A बराबर B बराबर C, यानी इसमें जो होगा फ्रेंड A बराबर B बराबर C होगा, A बराबर B बराबर C होगा। और उसके बाद में देख लेते हैं इसका जो अक्षीय कोण होगा वो अल्फा बीटा गामा। ये क्या है आपका? ये अल्फा हो गया, ये बीटा हो गया, ये गामा हो गया। अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा ये हो जाता है आपका टोटल का जो बनता है कोण 90 डिग्री का। ओके फ्रेंड, कोई शंका हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें 90 डिग्री का। उसके बाद में उदाहरण में आपके आते हैं सोडियम क्लोराइड यानी नमक, पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl, और फिर आपका हीरा ग्रेफाइट। समझ गए?
फिर उसके बाद में चतुष्कोणीय में चलते हैं। इसमें ए बराबर बी के होगा, लेकिन बी बराबर सी के कतई नहीं होगा, यानी ए इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। समझ गए, कि नॉट इक्वल टू है, बराबर नहीं, बराबर नहीं होगा। ओके, उसके बाद में अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री इसमें होगा। इसमें ट्रिनियम होता है TiO2 माने डाई ऑक्साइड, इसके बाद CaSO4 कैल्शियम सल्फेट, उसके बाद में SnN2, समझ गए, टिन डाई ऑक्साइड, टिन होता है ये, टिन का मतलब होता है SN, टिन जो नहीं अपने लोगों की छत के ऊपर डाली जाती है, छत के लिए टिन जिसे बोलते हैं। उसके बाद में आ जाते हैं समचतुर्भुज पर। ए बराबर बी नहीं होगा, बी बराबर सी के भी नहीं होगा, यानी ए इज नॉट इक्वल टू बी और बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद में अल्फा बीटा गामा बराबर होगा 90 डिग्री का। उसके बाद में हो जाएगा लेड कार्बोनेट, लेड का होता है Pb, फिर उसके बाद में K2SO4, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। ओके, उसके बाद में गंधक, गंधक को बोलते हैं फ्रेंड सल्फर, सल्फर को बोलते हैं एस। ओके, सल्फर के आ जाएंगे। इसके बाद में एकंताक्ष हो जाएगा, ए इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी। उसके बाद में अल्फा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री और बीटा नॉट इक्वल टू जो एंगल होगा वो 90 डिग्री का बीटा नहीं बनेगा, ध्यान रखना। उसके बाद में आ जाएगा सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट Na2SO4 × 10H2, 10 लग गया तो क्या हो गया डेका, समझ गए हो, सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और ये 10 जो जुड़ा है वो किससे जुड़ा है, जल के साथ, तो इसका हो जाएगा डेकाहाइड्रेट यानी सोडियम सल्फेट डेकाहाइड्रेट। और उसके बाद में है लेड क्रोमाइड का एस्क है PbCrO4, समझ गए। अगर आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो इसे लेड क्रोमाइड टेट्रा ऑक्साइड भी पढ़ सकते हैं, गलत नहीं होगा। उसके बाद में त्रिंताक्ष में आइए तो A इज नॉट इक्वल टू बी, बी इज नॉट इक्वल टू सी आ जाएगा। और जो एंगल होगा अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, बीटा इज नॉट इक्वल टू गामा, गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री का ही नहीं बनेगा, समझ गए, दोनों सब ये अलग अलग होंगे। उसके बाद में इसमें आ जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमाइड जिसे हम बोलते हैं K2Cr2O7। यहाँ पर ध्यान रखना, पोटेशियम डाइक्रोमाइड को लाल दवा नहीं बोलते हैं, जो लाल दवा बोलते हैं वो पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 को बोलते हैं लाल दवा। ना तो आप इसे लाल दवा बोलने लगे, लाल दवा वही लाल दवा है जो कुएं में कीटनाशक दवाओं हेतु डाली जाती थी, लेकिन इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ये कुएं में डाली जाती है जल के शुद्धिकरण हेतु। तो यहाँ पर आ गया आपका पोटेशियम डाइक्रोमाइड K2Cr2O7। और केनाइट होता है एक अयस्क, वो भी इस श्रेणी में उपयोग में आ जाएगा, उदाहरण में, समझ गए। फिर उसके बाद में षटकोणीय है, A बराबर B बराबर C के होगा। ये वाली जो बात है, ये वाली बात तीनों बराबर है, यानी घनीय और षटकोणीय और त्रिसमताक्ष के जो होगा वो एंगल बराबर होगा। लेकिन इसमें गामा जो होगा वो कितना जाएगा, वो गामा होगा वो 120 डिग्री का जाएगा, और यहाँ पर गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन यहाँ पर बात करें तो अल्फा यानी घनीय क्रिस्टल जालक में तो अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा 90 डिग्री, और उसके बाद में जो A बराबर B बराबर C के है। तो अब हम षटकोणीय के बारे में बात कर लें। षटकोणीय में जो होता है अल्फा बराबर बीटा बराबर 90 डिग्री तो होता है, लेकिन गामा का जो एंगल बनता है यानी कोण बनता है वो 120 डिग्री का बनता है। इसके जो उदाहरण हैं ग्रेफाइट है, और ये Hg हो गया पारा, हाइड्राग्राम सल्फाइड यानी हाइड्राग्राम सल्फर सल्फाइड है, हाइड्राग्राम सल्फाइड। ओके, उसके बाद में लेड, उसके बाद आयोडाइड है, लेड डाई आयोडाइड है। उसके बाद में त्रिसमताक्ष की बात करें, इसमें भी A बराबर B बराबर C होता है, और इसमें अल्फा इज इक्वल टू बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा, लेकिन गामा इज नॉट इक्वल टू 90 डिग्री, ध्यान रखना बात को। इसमें जो है सोडियम नाइट्रेट यानी NaNO3 होता है, HgS होता है, और उसमें क्वार्टर होता है। अब आप कहेंगे सर Hg इसमें भी आ गया, इसमें भी आ गया, कुछ एस्क मेल खाते हैं क्योंकि एंगल तो उतना ही बनना है, लेकिन इसमें गामा का जो एंगल बनना है वो 120 डिग्री का बनना है, और यहाँ पर गामा का एंगल 90 डिग्री का भी नहीं बनना है। तो फ्रेंड इस नंबर से, यानी ये जो मैंने आपको बताया, इसमें 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन हर बार बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो आप इसे हल्के से मत ले लें, केवल रटना नहीं है, आप केवल देखिए किस किस के भांति एंगल बनता है, बहुत ही शानदार ये सब है। और अगर कोई भी समस्या आ रही हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, इसमें अगर कुछ चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। फ्रेंड तो लगे हाथों अब हम बात कर लेते हैं घनीय क्रिस्टल जालक की।
फिर सबसे पहले मैंने आपको बताया थी घनीय क्रिस्टल जालक में होता है A बराबर B बराबर C के, और जो एंगल बनता है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा का वो बनता है 90 डिग्री का। फ्रेंड परिभाषा यही होगी आपकी, देखना परिभाषा कैसे बनेगी। फ्रेंड घनीय जालक में जो लंबाइयां होती हैं, यानी लिखिए आप, घनीय क्रिस्टल जालक में अक्षों की लंबाइयां, किसकी, अक्षों की लंबाइयां समान रहती हैं। घनीय क्रिस्टल जालक में अक्षों की जो लंबाइयां होती हैं वो कैसी रहती हैं, समान। घनीय क्रिस्टल जालक में जो अक्षों की लंबाइयां होती हैं वो समान रहती हैं, और उनके मध्य और फ्रेंड उनके मध्य जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, और उनके मध्य जो एंगल बनता है वो कितना बनता है, 90 डिग्री का। बिल्कुल सही। ओके, देखो हमने बताया था A बराबर B बराबर C, अल्फा इक्वल टू बीटा, बीटा इक्वल टू गामा, गामा इक्वल टू जो एंगल बनता है 90 डिग्री हो गया। और इसमें कहा गया है घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं, यानी घनीय क्रिस्टल निकाय में, यहाँ पर लिखिए आप, घनीय क्रिस्टल निकाय में 3 प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। 3 प्रकार की कोशिकाएं, 3 प्रकार की कोशिकाएं हो सकती हैं। फ्रेंड जो आपका घनीय क्रिस्टल निकाय होगा उसमें 3 प्रकार की क्या होंगी, कोशिकाएं होंगी। आप इसे अच्छे से समझते रहिए कि क्या और किस प्रकार होता है। फ्रेंड कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, ये सिलेबस देखो जो है मैं आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ही पढ़ाऊँगा कि किस लेसन से क्या इम्पोर्टेंट है, उस चीज़ को मैं कतई नहीं छोड़ूंगा जो आपको पता नहीं है। तो फ्रेंड बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, क्योंकि आपने अगर थोड़ा भी पॉइंट मिस किया तो आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या कैसे क्या हो जाता है, और फिर जो आपकी विचारधारा है वो विचारधारा ही रहेगी। तो फ्रेंड बने रहेंगे वीडियो के साथ। और ख़ासकर मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं जो यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की तैयारी कर रहे हैं, आपकी केमिस्ट्री में विदाउट सिलेबस या विद सिलेबस की कोई समस्या आ रही हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें। मैं समझ पा रहा हूँ कि लोग देखते कम हैं और लाइक नहीं करते हैं, मुझे लाइक से मतलब नहीं है। आपको एक उचित मार्ग दिखाना और बोर्ड के पेपरों से पहले बोर्ड की तैयारी करना, विद आपके न्यूमेरिकल भी सॉल्व होंगे, आप चिंता मत कीजिए। समय के साथ साथ होगा, आप केवल बढ़ते रहिए और दबा के शेयर ठोक दो उन बच्चों के पास जो तैयारी कर रहे हैं, और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा बताएं इसके बारे में कि एक चैनल चल रहा है जो केमिस्ट्री की तैयारी करा रहा है। तो फ्रेंड कोई समस्या आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में रिकमेंड करें। तो फ्रेंड ये जो है मैंने आपसे कहा कि 90 डिग्री एंगल बनता है क्रिस्टीय जालक के निकाय को हम 3 प्रकार की कोष्ठकाओं में व्यक्त कर सकते हैं। इसमें 3 प्रकार की कोष्ठकाओं में व्यक्त कर सकते हैं। पहले आप लिखिए सरल एकक कोष्ठका, जिसे हम बोलते हैं फ्रेंड सरल घनीय एकक कोष्ठका। क्या, सरल घनीय एकक कोष्ठका, जिसे हम बोलते हैं SC। ओके, यानी मैंने आपसे कहा कि घनीय क्रिस्टल जालक को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला जो हो जाएगा वो आ जाएगा सरल घनीय एकक कोष्ठका, जिसे फ्रेंड SC बोलते हैं। उसके बाद में आ जाएगा फ्रेंड काया अंतरा केंद्रित, काय अंता केंद्रित, काय अंतरा केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, घनीय एकक कोष्ठका। क्या आ जाएगा, काय अंता केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, जिसे फ्रेंड हम लोग VCC बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VCC। फिर फ्रेंड आ जाएगा तीसरा फलक, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित, फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका, जिसे फ्रेंड हम लोग बोलते हैं FCC। पॉइंट टू नोटेड, यही 3 जो हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं
पेपर में भी आती रहेंगी, तो इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। घनीय क्रिस्टल जालक में मैंने आपसे कहा कि जो तीनों अक्षों यानी ए बराबर बी बराबर सी होता है, उसकी तीनों की लंबाइयाँ कैसी रहती हैं, इक्वल टू यानी समान रहती हैं। और जो अल्फा बराबर बीटा, बीटा इज इक्वल टू गामा का जो चिन्ह वो लगता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है। और घनीय क्रिस्टल निकाय को तीन प्रकार से कोष्ठकों में व्यक्त कर सकते हैं। पहला मैंने बताया आपको सरल घनीय एकक कोष्ठका जिसे ऐसी बोलते हैं। दूसरा बताया मैंने आपको काया अंतरा केंद्रित घनीय कोष्ठका जिसे बीसीसी बोलते हैं। तीसरा बताया फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठका जिसे हम एफसीसी बोलते हैं। तो फ्रेंड इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सरल घनीय एकक कोष्ठका क्या है। तो फ्रेंड जो सरल घनीय एकक कोष्ठका है, देखो चिन्ह सबका ऐसा ही बनेगा, ये जो आप बनाते हैं ये ऐसे ही बनेगा। ओके, इसमें कोई भेदभाव नहीं है फ्रेंड। लेकिन इसमें परमाणुओं की संख्या कैसे निकाली जाती है, क्यों ना क्यों हम उसमें डिस्कस करें थोड़ा। ओके, परमाणुओं की संख्या किस प्रकार आप निकाल सकते हैं, किसी को पता है? नहीं पता है। ये आपका ऐसा बन गया। ओके, समझता मैं सही नहीं बना पाता हूँ, आप लोग अच्छा बना लेते होंगे, तो इसे समझते हैं। हम केवल इस मेथड को लेंगे और इस मेथड के जरिए ही हम जानेंगे कि सरल घनीय एकक कोष्ठका में जो परमाणु होते हैं वो किस प्रकार परमाणु निकाले जाते हैं और वो हम किस प्रकार न्यूमेरिकल में यूज कर सकते हैं। कोई चीज ऐसी मिले जो हमारे सवालों में तो काम आए, न्यूमेरिकल कैसे लगेंगे? न्यूमेरिकल आपके जो है पहला ठोस अवस्था, दूसरा आपका विलयन है, उसी में न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा है। और जो प्रथम लेसन कवर होगा वो आपका 3 नंबर का आएगा, और दूसरे लेसन अगर विलयन की बात करें तो उसमें 5 नंबर का आएगा। ये लेसन मिलके ही आपका 8 नंबर कवर कर लेंगे। तो फ्रेंड क्यों ना अच्छे से तैयारी की जाए, हम बाद में क्यों छोड़े जो हमें दिक्कत हो, अभी थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलें, चीज़ों को समझते चलें। 15 दिन पहले या एक महीने पहले एग्ज़ाम के आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कर पाएंगे जब पूरा एक साल आप किसी चीज़ से अटैचमेंट होंगे, किसी चीज़ को पढ़ेंगे देखेंगे, तब जाके आपको समझ में आएगा। समझ गए? तो फ्रेंड अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, अगली वीडियो नहीं अभी बना दे रहा हूँ मैं, परमाणु यानी सरल घनीय एकक कोष्ठका के बारे में जानेंगे। उसके बाद में कायांतरा केंद्रित के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद में फलक केंद्रित घनीय एकक कोष्ठक के बारे में जानेंगे। तो बने रहेंगे वीडियो के साथ, वीडियो को कतई मिस ना कीजिएगा। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे फ्रेंड कि जो है आपका ये यानी सरल घनीय एकक कोष्ठका, कायांतरा केंद्रित घनीय कोष्ठका और फलक केंद्रित घनीय कोष्ठका में क्या